नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर। आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और आप लोगों ने अच्छी सी तैयारी भी की होगी। निश्चित रूप से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में रिवीज़न एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जब तक आपके पढ़े हुए चीज़ रिवीज़न ना हो तो एग्ज़ाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा रिवीज़न वीडियो उपलब्ध कराया जाता है, ताकि कम समय में आप अच्छे से पूरे सिलेबस को रिवीजन कर सकें। यदि आप सुनकर रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा वीडियो है, पढ़कर रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे नोट्स हैं, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से वास्तविक प्रतियोगी के साथ रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम टेस्ट भी है। तो हर एक माध्यम उपलब्ध है हमारे पास, आप चाहें तो उसके माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम बिहार की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत संबंधी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और बहुत ही कम समय में। आप देखेंगे कि जो भी वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब पर, उनमें सबसे कम समय में सबसे सुपर फास्ट और सबसे अच्छा रिवीजन हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के पहले आप रिवीजन ज़रूर करें और रिवीजन में हमारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज वीडियो उपलब्ध हैं जिससे देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। तो आज के श्रृंखला में बिहार की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को रिवीजन करेंगे और लेते हैं पहला प्रश्न। बिहार में धर्म आधारित जनसंख्या में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह है ईसाई धर्म का। तो ईसाई धर्म के जो मानने वाले हैं उनका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है धर्म आधारित जनसंख्या में बिहार के संदर्भ में। नेक्स्ट है, बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ये हैं रोमन कैथोलिक पादरी, जिनके द्वारा बिहार में सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार किया गया। नेक्स्ट, 1620 ईस्वी में किस मुगल शासक के आदेश पर पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना की गई? तो यह मुगल शासक है जहांगीर, जिनके आदेश पर पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना की गई। नेक्स्ट, 1713 ईस्वी में ईसाइयों का पहला चर्च बिहार में कहाँ बनाया गया? तो यह है पटना सिटी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बिहार के किस मुगल गवर्नर द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण करने की चर्चा मिलती है? तो ये मुगल गवर्नर है बिहार के, इनका नाम है मुकर्रम खां, जिनके द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण करने की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने पटना से असम की ओर प्रस्थान के समय अपनी पत्नी गुजरी देवी को किसके संरक्षण में छोड़ा था? तो ये हैं भाई कृपाल चंद्र, जिनकी संरक्षण में, जिनके देखरेख में छोड़ा था गुरु तेग बहादुर ने अपनी पत्नी को। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? यह है पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में धर्म आधारित जनसंख्या में सबसे ज़्यादा साक्षरता किस धर्म में है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता बिहार में जैन धर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के अनुयायी मुख्य रूप से किस वर्ग से संबंधित हैं? तो ये व्यापारी वर्ग से संबंधित हैं। जैनों ने संस्कृत के स्थान पर किस जनसाधारण की भाषा को अपनाया? तो इन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया। नेक्स्ट है, जैनों के प्रारंभिक धर्म ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया है? तो जो इनके प्रारंभिक धर्म ग्रंथ है वे अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान रखें। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज की पहली शाखा बिहार में किस स्थान पर खोली गई? तो यह है डॉक्टर कृष्णनंदन घोष द्वारा भागलपुर में खोली गई ब्रह्म समाज की पहली शाखा बिहार में। नेक्स्ट है, किसकी प्रेरणा से पटना और गया में ब्रह्म समाज की शाखाएं खोली गई? तो ये है केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है, बिहार में ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता कौन थे? एग्जाम में पूछा जा सकता है विकल्प के माध्यम से। तो आप याद रखें, गुरु प्रसाद सेन, अघोर कामनी देवी, हरिसुंदर बोस, प्रकाश चंद्र राय। तो ये कुछ प्रमुख नेता हैं जिनका संबंध ब्रह्म समाज से है। नेक्स्ट है, 1885 ईस्वी में बिहार में पहला आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये है दानापुर। बालकृष्ण सहाय, अयोध्या प्रसाद, डॉक्टर केशवदेव शास्त्री, भवानी दयाल का संबंध किस संस्था से है? तो ये सभी आर्य समाज से संबंधित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है, बिहार में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था?
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह है पटना। पटना बिहार में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। प्राचीन कालीन बिहार शिक्षा के क्षेत्र में किस रूप में विश्व प्रसिद्ध था? तो यह बौद्ध शिक्षा हेतु विश्व प्रसिद्ध था प्राचीन काल में बिहार। मध्यकाल बिहार किस शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो मध्यकाल में बिहार फारसी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष की पहचान सबसे पहले किसके द्वारा की गई? तो यह पहचानने वाले हैं अलेक्जेंडर। इनके द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष की पहचान सबसे पहले की गई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा किस प्रमुख उद्देश्य से किया गया था? यह प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है और यह है बौद्ध धर्म के प्रति आस्था प्रकट करने हेतु कुमार गुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, किस अभिलेख से नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है? तो यह है कन्नौज शासक यशोवर्मन के नालंदा अभिलेख, जिससे हमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, किस पाल वंशीय शासक ने नालंदा महाविहार को 200 गांव दान के तौर पे दिए थे? तो यह है धर्मपाल। पाल वंशीय शासक है धर्मपाल। नेक्स्ट है, पाल वंशीय शासक देवपाल की अनुमति से नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो देवपाल से अनुमति मांगी गई और अनुमति मांगने के बाद बौद्ध मठ का निर्माण करवाया गया। तो ये हैं जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बलदेव पुत्र, जिनके द्वारा बौद्ध मठ का निर्माण कराया गया। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की किस शाखा की शिक्षा हेतु प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा शिक्षा हेतु नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में रत्नरंजक, रत्नोधि तथा रत्न सागर क्या थे? तो ये सभी पुस्तकालय के नाम थे। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किसके आक्रमण से नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट हो गया? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। नेक्स्ट है, नव नालंदा महाविहार के संस्थापक कौन थे? तो ये है भिक्षु कश्यप, नव नालंदा महाविहार के संस्थापक। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पाली साहित्य और बौद्ध धर्म के अध्ययन और अनुसंधान के लिए समर्पित नवीन संस्थान नव नालंदा महाविहार को कब मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो यह दिया गया वर्ष 2006 में। बिहार की दूसरी भारत की 33वीं धरोहर के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? यह वर्ष 2016 में शामिल हुआ यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। वर्ष 2006 में नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार किसके द्वारा दिया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो नष्ट हो गया था उसे पुनः स्थापित करने का विचार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, चीन, सिंगापुर, जापान और थाईलैंड देशों के सहयोग से स्थापित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? तो ये है गोपा सब्बरवाल, जो पहले कुलपति के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये है पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल, जिनके द्वारा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, अरबी लेखकों के अनुसार ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की चर्चा किस नाम से की गई है? तो अरब के जो लेखक हैं उनके द्वारा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की चर्चा अदबंद नाम से की गई है। ओदंतपुरी बिहार के किस प्रसिद्ध स्थल का प्राचीन नाम है? तो यह है बिहार शरीफ का। तो बिहार शरीफ को प्राचीन काल में ओदंतपुरी कहा जाता था। आतिश दीपांकर श्रीज्ञान किस विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्यार्थी थे जो कालांतर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य बने? तो यह है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को किसके द्वारा नष्ट किया गया? बख्तियार खिलजी द्वारा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया। हालांकि कुछ स्रोत के अनुसार बख्तियार खिलजी के पुत्र महमूद द्वारा भी कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय
उसके स्थान, उसके संस्थापक और आचार संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए एक चार्ट के माध्यम से यहाँ बताया गया है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लें। सबसे पहले बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में है, जिसके संस्थापक कुमारगुप्त थे और इनके आचार्य शीलभद्र तथा दिग्नाथ रह चुके हैं। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा में है, इसके संस्थापक गोपाल हैं और इनके आचार्य की बात करें तो महारक्षित और शांत रक्षित उदंतपुरी विश्वविद्यालय के आचार्य रह चुके हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है, इसके संस्थापक धर्मपाल हैं और आचार्य आतिश दीपांकर श्री ज्ञान इसके आचार्य रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तिब्बती पांडुलिपियों के अनुसार उदंतपुरी महाविहार के संचालन का भार किस पर था? तो यह भिक्षु संघ के पास था। अगला प्रश्न है, भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह की गई है धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस हेतु प्रसिद्ध था? वज्रयान बौद्ध मत प्रचार केंद्र था और तांत्रिक विद्या हेतु यह प्रसिद्ध था। किसके द्वारा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया? तो यह किया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया। मिनहाज उस सिराज ने बख्तियार खिलजी द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किए जाने का उल्लेख अपनी किस पुस्तक में किया है? इस पुस्तक का नाम है तबकाते नाशरी, जिसमें उल्लेख किया है मिनहाज उस सिराज ने कि बख्तियार खिलजी द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया। नेक्स्ट, चीनी यात्रियों हेनसांग तथा इत्सिंग द्वारा अपने यात्रा विवरण में किस विद्यालय का उल्लेख किया गया है? तो यह विश्वविद्यालय है तेल्हारा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, नालंदा में तेल्हारा में कुषाण काल में पहली सदी में स्थापित किस प्राचीन शिक्षा केंद्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह है तेल्हारा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार कब से आरंभ हुआ? 1835 से माना जाता है आधुनिक बिहार में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिकारी ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया था? तो यह है चार्ल्स ग्रांट, जिनके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लाने पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट है, किस एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने की व्यवस्था करते हुए आधुनिक शिक्षा की नींव डाली गई? तो यह है 1813 का एक्ट। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा किसने भारत में पाश्चात्य शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की? यह है लॉर्ड मैकाले। मैकाले ने अपनी शिक्षा संबंधी योजना में किस नीति को अपनाया? तो यह है निस्यंदन सिद्धांत। निस्यंदन सिद्धांत के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था समाज के उच्च वर्ग हेतु थी और यह माना गया कि यदि समाज का उच्च वर्ग शिक्षित होगा तो शिक्षित होने के बाद उसका प्रभाव निम्न वर्गों तक छन छन कर पहुंच जाएगा। तो इसी सिद्धांत को निस्यंदन सिद्धांत कहा जाता है। कंपनी सरकार की पहली शिक्षा नीति मानी जाती है, तो कौन सी शिक्षा नीति है? यह है 1835 में प्रस्तुत मैकाले की शिक्षा नीति। नेक्स्ट, 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधान के तहत कहां पर एक स्कूल की स्थापना की गई? तो पटना में एक स्कूल की स्थापना की गई 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधान के तहत। अगला प्रश्न, बिहार में बालिका शिक्षा हेतु 1874 में कहां पर सेंट जोसेफ स्कूल की स्थापना की गई? पटना में की गई थी सेंट जोसेफ स्कूल की स्थापना। राजा राम मोहन राय ने फारसी की शिक्षा बिहार में किस स्थान पर ग्रहण की? तो यह है पटना, जहां पर राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट है, किसके प्रयासों से पटना में राजा राम मोहन राय सेमिनरी की स्थापना की गई? ब्रह्म समाज के प्रयास से। नेक्स्ट है, इमदाद अली खां द्वारा 1872 में बिहार में कहां पर बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? यह स्थान है मुजफ्फरपुर, जहां पर बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इमदाद अली खां द्वारा की गई। नेक्स्ट है, मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल पटना सिटी की स्थापना कब हुई? 1886 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में उच्च शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है। उच्च शिक्षा की शुरुआत 1862 में पटना कॉलेज की स्थापना के साथ मानी जाती है। पटना कॉलेज पहले किस विश्वविद्यालय से संबद्ध था? यह है कलकत्ता विश्वविद्यालय। नेक्स्ट,
किस आयोग की सिफारिश के आधार पर 1917 में बिहार के प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो यह है सैडलर आयोग, जिसकी सिफारिश के आधार पर 1917 में बिहार के प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? यह स्थान है मुंगेर, जहाँ पर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। अब बात कर लेते हैं भाषा और साहित्य संबंधी प्रश्नों के बारे में। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि के गुरु कौन थे? तो ये हैं वैश्य। वैवनार वंशीय महाराज शिव सिंह के समकालीन महाकवि विद्यापति मूल रूप से किस रस के कवि थे? तो महाकवि विद्यापति मूल रूप से श्रृंगार रस के कवि थे। महाकवि विद्यापति को किस रचना के कारण मैथिल कोकिल की उपाधि मिली? तो इनकी रचना है पदावली, और इसी के कारण इनको मैथिल कोकिल की उपाधि प्राप्त हुई। कीर्तिमाला, कीर्ति पताका किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो ये हैं महाकवि विद्यापति, जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। भू परिक्रमा, गंगा, काव्यावली, विभासागर, पुराण संग्रह किसकी रचनाएं हैं? ये हैं महाकवि विद्यापति की रचनाएं। महाकवि विद्यापति ने गोरक्षा विजय की रचना किस भाषा में की थी? तो यह है संस्कृत भाषा, जिसमें गोरक्षा विजय की रचना महाकवि विद्यापति द्वारा की गई। याज्ञवल्क स्मृति के रचनाकार याज्ञवल्क का संबंध है? तो यह संबंध है मिथिला क्षेत्र से। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बाबा नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इसके अलावा आपको याद रखना है कि वैद्यनाथ मिश्र ने हिंदी साहित्य में नागार्जुन और मैथिली साहित्य में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। तो दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 1974 के जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में किस साहित्यकार ने सक्रिय योगदान दिया? तो ये है बाबा नागार्जुन, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति में सक्रिय योगदान दिया। नागार्जुन को 1969 में उनकी किस रचना हेतु साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया? इनकी रचना है पत्रहीन नग्न गाछ, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, बाबा नागार्जुन ने किस धर्म को अपनाया था? तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। मैथिली में रचित वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन हैं? ये हैं ज्योतिश्वर ठाकुर, और कुछ स्रोतों में वर्ण रत्नाकर को मैथिली की पहली रचना माना जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध टीका ग्रंथ भाष्य भागमती के रचनाकार कौन है? तो ये हैं वाचस्पति मिश्र, भाष्य भागमती के रचनाकार। बिहार क्षेत्र में हिंदी भाषा की उत्पत्ति में किसका योगदान माना जाता है? मागधी अपभ्रंश का योगदान माना जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक हिंदी का इतिहास किन की रचनाओं से आरंभ होता है? तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनकी रचनाओं से आधुनिक हिंदी का इतिहास आरंभ होता है। प्रसिद्ध साहित्यकार जो राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के विभागाध्यक्ष भी रहे, कौन है? तो ये हैं शिव पूजन सहाय। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिव पूजन ग्रंथावली के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिव पूजन सहाय। बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार का निधन पक्षघात से हो गया था? तो ये हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार है, और इनका निधन पक्षघात से हो गया, यानी कि लकवा से। नेक्स्ट है, कैकेयी और ऋतुवंश महाकाव्य हैं। तो ये केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा रचित महाकाव्य हैं। केदारनाथ मिश्र प्रभात की किस रचना को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया? तो ये है ज्वाला, इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसको अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। बिहार के सुप्रसिद्ध साहित्यकार कौन हैं जो 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर, इनको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? इनकी रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा आपको याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना हेतु 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यह है उर्वशी। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है। किस प्रसिद्ध साहित्यकार ने किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये है राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने
किसान आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राहुल सांकृत्यायन द्वारा किसे हिंदी काव्य का प्रथम जनक माना गया है? तो इनका नाम है सरहपाद, जिनको कि हिंदी काव्य का प्रथम जनक माना गया है राहुल सांकृत्यायन द्वारा। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य पद पर रहे किस व्यक्ति को प्रथम सिद्ध कवि माना जाता है? तो यह है राहुल भद्र। बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? यह है फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बिहार में बोले जाने वाली भाषाएं भोजपुरी, मगही, मैथिली किस वर्ग की भाषाएं हैं? तो ये सभी आर्य वर्ग की भाषाएं हैं। 17वीं शताब्दी में भोजपुरी भाषा का विकास किनके द्वारा किया गया? यह है दरियादास तथा धरतीदास, जिनके द्वारा 17वीं शताब्दी में भोजपुरी भाषा का विकास किया गया। भोजपुरी भाषा की प्रसिद्ध रचना विदेशिया के रचनाकार कौन है? यह है भिखारी ठाकुर। भोजपुरी का जन कवि या भोजपुरी का शेक्सपियर किनको कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है भोजपुरी का शेक्सपियर। प्रसिद्ध कवि, गायक एवं नाटककार जिन्होंने बिना किसी औपचारिक शिक्षा ग्रहण किए लोकप्रिय भोजपुरी साहित्य की रचना की, ये है भिखारी ठाकुर। भोजपुरी भाषा की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है पटना में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मगही भाषा। मगही बोली के प्रथम कवि किसे माना जाता है? ईशान को माना जाता है मगही बोली का प्रथम कवि। मगही भाषा का शैली का जनक किसे माना जाता है? तो यह है सुरेश दुबे। इंपॉर्टेंट है। आधुनिक काल में मगही भाषा के विकास में किसका योगदान माना जाता है? यह है लक्ष्मी नारायण पाठक। नेक्स्ट, 7वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य मैथिली भाषा में बौद्ध साहित्य की रचना किसके द्वारा की गई? बौद्ध तांत्रिक सिद्ध द्वारा मैथिली भाषा में बौद्ध साहित्य की रचना की गई। मैथिली भाषा के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? महाकवि विद्यापति को जाता है मैथिली भाषा के विकास का श्रेय। मैथिली संविधान की 8वीं सूची में कब शामिल हुआ? वर्ष 2003 में यह शामिल हुआ, जो वर्ष 2004 से प्रभावी हो गया। अंगिका एवं वज्जिका भाषा किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? तो यह है मुंडा भाषा परिवार की भाषाएं। अंगिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में बोली जाती है अंगिका भाषा। ये सभी प्रश्न आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल में यदि आप हमारे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सती बिहुला किस क्षेत्र की प्रमुख लोक गाथा है? तो ये अंग क्षेत्र की प्रमुख लोक गाथा है। मैथिली की उपबोली किसे कहा जाता है? अंगिका भाषा को कहा जाता है मैथिली की उपबोली। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ की रचना अंगिका भाषा में की गई? तो इस बौद्ध ग्रंथ का नाम है ललित विस्तर, जिसका रचना अंगिका भाषा में हुआ। नेक्स्ट है, अंगिका भाषा में पहले नाटक सर्वोदय समाज को किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखने वाले हैं नरेश पांडे चकोर। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अंगिका भाषा को किस नाम से पुकारा है? इन्होंने छीका छीकी कहा है अंगिका भाषा को। डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को मैथिली भोजपुरी या पश्चिमी मैथिली की संज्ञा दी है? तो यह है वज्जिका भाषा, जिसे डॉक्टर ग्रियर्सन ने मैथिली भोजपुरी की संज्ञा दी है। वज्जिका की प्राचीन लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि थी वज्जिका की प्राचीन लिपि। वज्जिका भाषा के नामकरण का श्रेय किसे जाता है? राहुल सांकृत्यायन को जाता है इसके नामकरण का श्रेय। उर्दू को बिहार में द्वितीय राजभाषा का स्थान कब दिया गया? वर्ष 1948 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का स्थान दिया गया। दाबिस्तान अजीमाबाद का विकास किसके द्वारा किया गया? यह है गुलाम शेख अली राशिक। मैखाने इल्हम शीर्षक से प्रकाशित गज़लों का संग्रह किसकी रचना है? यह है अली मोहम्मद शाद। उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदर के नाम से किसके द्वारा लिखा गया? यह है अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। नेक्स्ट,
बिहार से संबंधित अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं। अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी के गजलों का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? मैखाने इल्हम। बिहार के किस प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार के उपन्यास 2 गज जमीन को साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया? यह है अब्दुल समद। खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह की गई खान बहादुर खुदाबख्श द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वायत्त शासी पुस्तकालय खुदाबख्श लाइब्रेरी के अवैतनिक अध्यक्ष कौन होते हैं? यानी कि इनके अध्यक्ष होते हैं लेकिन इसके लिए कोई भी वेतन या भुगतान नहीं होता है। तो ये है बिहार के राज्यपाल। बिहार के इतिहासकार जिनके द्वारा इतिहास पर अनेक प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई, ये है राम शरण शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी की प्राचीन भारत का इतिहास आपने पढ़ा होगा, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो बिहार के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। नेक्स्ट है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित बिहार के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ जिनका वर्ष 2019 में निधन हो गया। तो ये हैं डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह और सोन नदी पर बने एक पुल का नामकरण भी इनके नाम पर किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। बिहार के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं सुपर 30 के संस्थापक जिनकी जीवनी पर एक फिल्म भी बनी है, तो आप सभी को पता है आनंद कुमार। नेक्स्ट, बिहार के किस व्यक्ति को फोर्ट विलियम कॉलेज में देसी भाषा में पुस्तक तैयार करने हेतु चुना गया था? तो ये है संदल मिश्र, जिनको फोर्ट विलियम कॉलेज में देसी भाषा की पुस्तक तैयार करने हेतु चुना गया था। नेक्स्ट है समाचार पत्र, पत्रकारिता और खेलकूद संबंधी प्रश्न। बिहार बंधु के नाम से राज्य का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र वर्ष 1872 में किस स्थान से निकाला गया था? बिहार शरीफ से निकाला गया था। हालांकि कुछ स्रोत में कोलकाता भी मिलता है। तो आप दोनों ध्यान में रखें, एग्जाम में ऑप्शन के अनुसार उत्तर दें। इसके अलावा आप यह ध्यान रखें कि बिहार बंधु के संचालन में केशवराम भट्ट तथा मदन मोहन भट्ट का प्रमुख योगदान है। 1874 से बिहार बंधु का प्रकाशन पटना से आरंभ होता है। नेक्स्ट है बिहार के पहले हिंदी पत्रकार होने का गौरव किसे प्राप्त है? यह है केशवराम भट्ट। बिहारी अस्मिता को जागृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह समाचार पत्र है बिहार बंधु, जिसे बिहारी अस्मिता को जागृत करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है महेश नारायण ने बिहारी अस्मिता को जागृत करने हेतु किस समाचार पत्र के माध्यम से नारा दिया कि बिहार बिहारियों का है? तो यह है बिहार बंधु। बिहार का पहला हिंदी दैनिक कौन है? तो हिंदी दैनिक यानी कि जो प्रतिदिन प्रकाशित होता है हिंदी में, यह है 1880 में पटना से प्रकाशित सर्व हितैषी। 1875 में बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान जन जागृति हेतु कौन सा हस्तलिखित अखबार निकाला गया था? तो उस समय सिराजुल नाम से एक हस्तलिखित अखबार निकाला गया था। तो आपको याद रखना है। 1857 के प्रमुख नेता अजीमुल्ला खां द्वारा प्रकाशित हिंदी भाषा का पत्र जिसने क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इस पत्र का नाम है पयामे आज़ादी। तो यह लिखा गया था अजीमुल्ला खां द्वारा। तो यह भी आप ध्यान में रखें। और हिंदी भाषा का यह पत्र था। 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? पटना से हुआ था। पटना से दी मदरलैंड का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? यह है देशभूषण मौलाना मजरुल हक। ब्रिटिश सरकार की आलोचना के कारण किस समाचार पत्र पर अनेक बार प्रतिबंध लगे और अंततः इसका प्रकाशन रोक दिया गया? दी मदरलैंड, जिस पर अनेक बार प्रतिबंध लगे। बिहार को पृथक प्रांत बनाने में किन अंग्रेजी अखबारों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? ये है द बिहारी और द बिहार टाइम्स। 1894 में द बिहार टाइम्स का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय द्वारा। चंपारण में नील्हों के अत्याचार को किस समाचार पत्र द्वारा उजागर किया गया? तो यह है दैनिक बिहार, जिसके द्वारा नील्हों के अत्याचार को उजागर किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसके द्वारा हस्तलिखित मासिक पत्रिका पत्र बंदी कैदी और कारागार का प्रकाशन किया गया? तो ये है हजारीबाग जेल के कुछ नेता जिनके द्वारा
हाथ से लिखी गई मासिक पत्र बंदी कैदी और कारागार का प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट है, किस समाचार पत्र को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रतिबंधित कर दिया गया? तो ये है सत्याग्रह। मुंगेर समाचार तथा हुंकार पत्रिका ने किस आंदोलन के दौरान मुख्य भूमिका निभाई? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र के बारे में और उनके संपादक प्रकाशक के बारे में। सबसे पहले बिहार बंधु जो साप्ताहिक था, मदन मोहन भट्ट तथा हसन अली द्वारा प्रकाशित किया गया। द बिहारी महेश्वर प्रसाद के द्वारा। द सर्च लाइट सैयद हैदर अली। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन द्वारा किया गया। द बिहारी टाइम्स का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय द्वारा किया गया। द मदरलैंड बहुत महत्वपूर्ण समाचार पत्र है, आपको याद रखना है, मौलाना मजरुल हक के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। द पटना टाइम्स के बारे में बात करें तो मोहम्मद यूनुस इसके प्रकाशक थे। इसके बाद बात करते हैं द इंडियन नेशन, इसके प्रकाशक है कामेश्वर सिंह, बिहारी मुरली खेर। तो ये सभी समाचार पत्र हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 1918 से प्रकाशित होने वाले सर्च लाइट ने किस बिहारी अंग्रेजी समाचार पत्र का स्थान लिया? तो ये है द बिहारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंग्रेजी समाचार पत्र सर्च लाइट के पहले संपादक कौन थे? तो सैयद हैदर अली आपको याद रखना है, सर्च लाइट के पहले संपादक। 1985 में सर्च लाइट का प्रकाशन बंद होने के बाद किस समाचार पत्र ने इसका स्थान ले लिया? तो यह है हिंदुस्तान टाइम्स। द सर्च लाइट का हिंदी सह प्रकाशन किस नाम से 1947 में आरंभ हुआ था? तो प्रदीप नाम से इसका सह प्रकाशन निकला था द सर्च लाइट का। 1914 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद यूनुस द्वारा, जो कालांतर में बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री बने। तो भारतीय प्रधानमंत्री कहा जाता था पहले, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि जो पहले मुख्यमंत्री होते थे उन्हें प्रधानमंत्री की संज्ञा दी जाती थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह द्वारा किस समाचार पत्र का प्रकाशन कराया गया? यह है द इंडियन नेशन। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा कराया गया? ये है स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स प्रश्न है, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा, रटना होगा, समझना होगा, याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न इन्हीं से बनते हैं। और यदि इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं टेलीग्राम पर, तो आप व्हाट्सअप करके, नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारे टेलीग्राम टेस्ट से भी जुड़ सकते हैं। तो एग्ज़ाम के पहले टेस्ट से आप लोग ज़रूर जुड़े, बहुत ही बेनिफिट होगा। तो बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर किया जाता है टेलीग्राम चैनल पर। चाहे तो आप कभी भी डेमो टेस्ट में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। नेक्स्ट है, आरा से प्रकाशित बिहार के पहले उर्दू अखबार नूरुल अनवार के मालिक कौन थे? मोहम्मद हाशिम। नेक्स्ट है, उर्दू समाचार पत्रों में सबसे पुराना समाचार पत्र जो आज भी प्रकाशित होता है कौन सा है? यह है सदा-ए-आम। नेक्स्ट है, किस उर्दू अखबार द्वारा बंगाल से बिहार के विभाजन को समर्थन दिया गया और यह आवाज़ उठाई कि बिहार बिहारियों के लिए है? तो यह है मुर्ग-ए-सुलमान। नेक्स्ट बात कर लेते हैं खेल कूद से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार में खेलकूद को प्रोत्साहित करने और सकारात्मक प्रयास करने का श्रेय किसे जाता है? यह है मोइनुल हक। विश्व क्रिकेट कप की श्रृंखला में 1996 में किस मैच का आयोजन मोइनुल हक स्टेडियम में हुआ था? यह है जिम्बाब्वे और केन्या का मैच, जो बिहार में मोइनुल हक स्टेडियम में हुआ था। बिहार से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी कौन हैं? तो कीर्ति आज़ाद और साबा करीम। बिहार में हॉकी की शुरुआत किस कॉलेज प्रांगण से हुई? ये है 1904 में पटना कॉलेज, जहां से हॉकी की शुरुआत मानी जाती है बिहार में। इंग्लिश शील्ड का संबंध किस से खेल से है? ये है फुटबॉल। अब बात करते हैं दर्शनीय स्थल और पर्यटन स्थल के बारे में। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार 2018 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार का क्या स्थान है? तो देश में
14वां स्थान है बिहार का और विदेशी पर्यटकों के लिहाज से 9वां स्थान है। बिहार पर्यटन का टैगलाइन क्या है? तो आपको याद रखना है ब्लिसफुल बिहार, यानी कि आनंदमयी बिहार। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पटना से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पटना को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बहुत सारे नाम हैं, कुसुम ध्वज, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, पोलीब्रोथा, अजीमाबाद, ये सभी पटना के नाम हैं। उत्तर दिशा से वजियों द्वारा आक्रमण कार्रवाई रोकने हेतु किसके द्वारा पाटलिपुत्र में एक सैनिक शिविर की स्थापना की गई और यही सैनिक शिविर कालांतर में पाटलिपुत्र के रूप में बना और धीरे धीरे बसते बसते नगर बना। तो ये है अजातशत्रु। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये उदयन द्वारा की गई। मान्यता के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवाकर उनके शव को किस कुएं में डलवाया था? तो बहुत प्रसिद्ध कुआं है और आप लोगों में से कई ने देखा भी होगा, अगम कुआं पटना। तो ऐसी मान्यता है। किस शासक द्वारा पटना नगर निगम का पुनर्निर्माण करवाया गया? यह है शेरशाह सूरी। पटना किन नदियों के मध्य बसा है? तो यहाँ पर गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन आपको ध्यान रखना है। इस सभी नदियों को, इन्हीं नदियों के बीच में पटना बसा हुआ है। पटना बख्तियार मार्ग पर स्थित वेंकटपुर शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ये है अकबर के सेनापति मानसिंह द्वारा। 1574 में पटना में मुगल शासक की स्थापना होने के बाद कब पटना में एक टकसाल का गठन किया गया? तो टकसाल जहां सिक्के ढाले जाते हैं, तो आपको याद रखना है 1580। किस ग्रंथ के अनुसार शेर शाह ने अपना मुख्यालय बिहार शरीफ से स्थानांतरित कर पटना कर दिया? यह है तारीखे दाऊदी। 16वीं शताब्दी में किसके नाम पर पाटलिपुत्र का नाम अजीमाबाद रखा गया? औरंगजेब के पुत्र अजीमुशाह के नाम पर पटना का नाम अजीमाबाद रखा गया। तो उस समय पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र से अजीमाबाद रखा गया। नेक्स्ट है 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये पटना साहिब में। वर्तमान जो पटना सिटी है वहीं पर है पटना साहिब। गुरु गोविंद सिंह की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है? तो इनकी जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थल पर किसकी स्थापना की गई है? तो जो इनका जन्म स्थल है वहां पर तख्त श्री हरमंदिर साहिब की स्थापना की गई है। पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो यह गुरुद्वारा महाराजा रंजीत सिंह द्वारा बनवाया गया था। पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा में किसके हस्ताक्षर युक्त गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति एवं हुक्मनामा सुरक्षित रखा गया है? तो जो प्रति रखी गई है उसमें महाराजा रंजीत सिंह के हस्ताक्षर है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख योगदान देने वाले सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है? तो सदाकत आश्रम बिहार में पटना में स्थित है और स्वतंत्रता आंदोलन में इस आश्रम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। नेक्स्ट है 1921 में सदाकत आश्रम का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मौलाना मजरुल हक द्वारा अपने मित्र खैरू मियाँ द्वारा प्रदत्त भूमि पर। तो खैरू मियाँ जो इनके मित्र थे उनके द्वारा भूमि दी गई और उसी भूमि पर मौलाना मजरुल हक द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना की गई। तो बिहार में स्वतंत्रता से संबंधित जो भी गतिविधियां होती थी उनका प्रमुख केंद्र ये सदाकत आश्रम था। इसी कारण से इस आश्रम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवकाश ग्रहण करने के पश्चात किस स्थान पर निवासरत रहे? यह है सदाकत आश्रम। बांकीपुर मैदान या पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो यह भारतीय स्वतंत्रता के अवसर पर 15 अगस्त 1948 में नामकरण हुआ। नेक्स्ट 1891 ईस्वी में स्थापित खुदा बख्श लाइब्रेरी को कब संसद द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? 1969 ईस्वी में। पटना में कहां पर गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखा गया है? तो पटना में गांधी संग्रहालय है जहां पर गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखा गया है। पटना का सबसे पुराने चर्च पादरी की हवेली का निर्माण 1772 में किसके द्वारा किया गया था? तो यह है फादर जोसेफ।
पटना के किस प्रसिद्ध स्थान से मदर टेरेसा ने नर्सिंग का प्रशिक्षण लिया था? यह है पटना का सबसे पुराना चर्च, पादरी की हवेली। ऐतिहासिक पटना कॉलेज का प्राचीन नाम क्या था? इसका नाम था पटना जिला स्कूल। नेक्स्ट, बुद्ध स्मृति पार्क पटना में कितने देशों से लाए गए बुद्ध अस्थि अवशेष की मंजूषाएं रखी गई हैं? तो यह है 6 देश। नेक्स्ट, पटना क्षेत्र किस मस्जिद को चिम्मन घाट की मस्जिद या पठान मस्जिद कहा जाता है? तो पटना की मस्जिद है जो सैफ खान की मस्जिद, उसे चिमनी घाट की मस्जिद या पठान मस्जिद भी कहा जाता है। फुलवारी शरीफ पटना स्थित खानकाह में किन की स्मृति में शरीफ रवि उल अव्वाल मनाया जाता है? तो यह है पैगंबर मोहम्मद साहब। पटना स्थित पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? जहांगीर के पुत्र परवेज द्वारा पटना स्थित पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया गया। मनेर स्थित मखदूम याहिया मनेरी की दरगाह किस नाम से प्रसिद्ध है? यह बड़ी दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। मखदूम याहिया मनेरी के शिष्य शाह दौलत का मकबरा किस नाम से प्रसिद्ध है? यह छोटी दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। जहांगीर के किस प्रांतपति द्वारा मनेर में मुगल कला को प्रदर्शित करता हुआ एक मकबरा बनाया गया? तो यह प्रांतपति है इब्राहिम खां काकर। नेक्स्ट बात करते हैं गया से संबंधित। बुद्ध ने बोध गया पहुंचने से पूर्व गया की किस पहाड़ी के निकट तपस्या की थी? यह है ब्रह्म योनि पहाड़ी। 1787 ईस्वी में गया में फल्गु नदी के तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा विष्णुपद मंदिर का निर्माण कराया गया था। अष्टकोणीय आकार में बना विष्णुपद मंदिर किसे समर्पित है? यह भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदुओं के प्रसिद्ध पितृ पक्ष मेला का आयोजन कहाँ होता है? यह होता है गया में। गया स्थित बराबर की पहाड़ियों में बनी गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? ये सभी मौर्य काल से संबंधित है। किस मौर्य शासक द्वारा बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के निवास हेतु गुफाएं बनाई गई? यह शासक हैं अशोक, जिनके द्वारा आजीवक संप्रदाय के भिक्षु हेतु गुफाएं बनाई गई उनके निवास के लिए। कर्ण चौपर, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा, विश्व झोपड़ी जैसी प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये सभी बराबर की पहाड़ी में स्थित हैं। किस गुफा में अशोक के काल का शिलालेख मिला है? यह है विश्व झोपड़ी। बराबर पहाड़ी श्रृंखलाओं में स्थित नागार्जुनी पहाड़ियों में सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? तो सबसे बड़ी गुफा की बात करें तो गोपी गुफा सबसे बड़ी गुफा है। अगला प्रश्न है, किस गुफा के द्वार पर मगध के प्रांतपति के रूप में अशोक के पौत्र दशरथ के अभिलेख मिले हैं? यह है दशरथ गुफा। गुरुपदगिरी पर्वत जहां बुद्ध द्वारा तपस्या की गई थी वह बिहार के किस जिले में है? यह है गया जिले में। बौद्ध भिक्षु शीलभद्र के मठ के रूप में प्रसिद्ध वह पहाड़ी जो गया में है, तो इस पहाड़ी का नाम है कौवा डोल पहाड़ी। बुद्ध के शिष्य कश्यप ने बिहार में गया स्थित किस पहाड़ी पर समाधि ग्रहण की? यह है गुरुपा पहाड़ी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल जेठियन जहां बुद्ध ने 7 दिन तक रहकर उपदेश दिया था किस जिले में है? तो जेठियन बौद्ध स्थल गया जिले में है। गया स्थित किस पहाड़ी पर प्रसिद्ध यमराज मंदिर है? यह है प्रेतशिला पहाड़ी। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार E.M. फॉरेस्टर द्वारा अपनी पुस्तक ए पैसेज टू इंडिया में गया के किस स्थान का जिक्र किया है? तो गया का जो बराबर गुफाएं हैं उस स्थान का जिक्र किया गया है E.M. फॉरेस्टर द्वारा ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक में। अब बात करते हैं बोध गया संबंधी प्रश्न के बारे में। बोध गया में किस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? यह है पीपल का वृक्ष। बोध गया में किस नदी के तट पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना नदी के तट पर। बोध गया में किस घाट पर भगवान बुद्ध ने ध्यान में समय व्यतीत किया था? यह है रत्ना घाट। नेक्स्ट है, बोध गया का वर्तमान बोधि वृक्ष अपने मूल बोधि वृक्ष की किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है? तो 5वीं पीढ़ी या कुछ स्रोत में 4थी पीढ़ी भी देखने को मिल सकता है, और ज़्यादा देखा जाए तो कुछ में तो 6ठी पीढ़ी भी कही जाती है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2002 में बिहार के किस प्रसिद्ध स्थल को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? यह है महाबोधि मंदिर बोधगया। ह्वेनसांग के किस यात्रा
वृत्तांत में नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख मिलता है। यह है सीयू की यात्रा वृत्तांत। समुद्रगुप्त के शासनकाल में श्रीलंका के शासक मेघबर्मन द्वारा बिहार में किस स्थान पर एक विहार का निर्माण कराया गया? यह है गया। नेक्स्ट, वैशाली से संबंधित प्रश्न। अभिषेक पुष्करती झील कहाँ स्थित है? वैशाली जिले में विश्व शांति स्तूप के निकट। बिहार में किस स्थल पर विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई? यह है वैशाली। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम, वैशाली। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? वैशाली में। बिहार का वह स्थल जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिच्छवियों की कर्म भूमि थी, वैशाली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत के 25वें आदर्श स्मारकों में किसे स्थान दिया गया? कोल्हुआ, वैशाली। प्रसिद्ध ऐतिहासिक नेपाली मंदिर हाजीपुर में किन नदियों के संगम पर स्थित है? यह गंगा और गंडक के संगम पर स्थित है। बिहार का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? नेपाली मंदिर हाजीपुर को बिहार का खजुराहो कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर, वैशाली में हरिहर मेला नाम से। हरिहर मेला का आयोजन कब से होता आया है? यह मुगल काल से होता आया है। नालंदा से संबंधित प्रश्न। राजगीर में किस पर्वत पर गौतम बुद्ध द्वारा अपने समकालीन मगध नरेश बिंबिसार को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी गई? गिद्धकूट पर्वत पर लठविन उद्यान में। राजगीर में स्थित जापानी मंदिर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विश्व शांति स्तूप से। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में किस नगर को 36 शिल्पों का केंद्र कहा गया है? यह है राजगीर, जिसे 36 शिल्पों का केंद्र कहा गया है। राजगीर स्थित किस गुफा में तत्कालीन मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगति हुई? यह है सप्तपर्णी गुफा। पाली स्नातकोत्तर शोध का मुख्य संस्थान नव नालंदा महाविहार कहाँ है? नालंदा में है। राजगीर स्थित किस गुप्तकालीन मठ का संबंध सर्प पूजा से है? यह है मनियार मठ। मुगल बादशाह अकबर द्वारा कश्मीर से निष्कासित किए जाने के बाद यूसुफ शाह को बिहार में किस स्थान पर शरण मिली? तो यह है नालंदा। पाल वंशी शासक धर्मपाल द्वारा उदंतपुरी महाविहार की स्थापना कहाँ की गई? बिहार शरीफ में। इब्राहिम मलिक बयां का मकबरा बिहार में कहाँ है? बिहार शरीफ में है। नालंदा महाविद्यालय के अवशेष की पहचान सर्वप्रथम किस पुरातत्व शास्त्री द्वारा की गई? अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुमारगुप्त के द्वारा। 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसके द्वारा नष्ट कर दिया गया? बख्तियार खिलजी के द्वारा। पावापुरी स्थित जल मंदिर किस धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है? यह है जैन धर्म का। सासाराम शेरशाह से पूर्व रोहतासगढ़ किसके अधीन था? चेरो शासकों के अधीन। भारत में अफगानी निर्माण कला का उत्कृष्ट नमूना किसे माना जाता है? शेरशाह के मकबरे को। सासाराम में कहाँ से अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं? चंदनपीर पहाड़ी से। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में बाबू अमर सिंह की आश्रय स्थल थी। यह है कैमूर पहाड़ियाँ। प्राचीन अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग साम्राज्य का मगध में विलय किसके द्वारा किया गया? बिंबिसार द्वारा। किस जैन तीर्थकर का जन्म स्थल चंपा है? 12वें तीर्थकर बसुपूज्य। 8वीं शताब्दी में भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन प्राप्त होता है मिन्हाज उस सिराज के तबकाते नासरी से। अभिलेख के अनुसार सूर्य मंदिर देव हेतु किस गांव को दान देने का उल्लेख मिलता है? यह है वरुणिक गांव। वाल्मीकि रचित रामायण में सीता जी के पिता के रूप में विदेह किसे कहा गया है? यह है मिथिला के राजा जनक। जैन साहित्य में विदेह दत्ता किसे कहा गया है? महावीर की माता त्रिशला को। वर वधु की तलाश संबंधी सौराठ मेला कहाँ लगता है? यह मधुबनी में लगता है।
किस पाल शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? देवपाल ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित किया? यह है मीर कासिम। मुंगेर में अंग्रेजी सैनिकों द्वारा वेतन भत्ते को लेकर किए जाने वाले विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? यह है श्वेत सैनिक विद्रोह। अन्य महत्वपूर्ण स्थल एवं तथ्य। अशोक स्तंभ हेतु प्रसिद्ध स्थल लौरिया नंदन तथा लौरिया अरेराज किस जिले में है? यह है पश्चिमी चंपारण में। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग भारत में कहाँ किया गया? चंपारण में। चंपारण आंदोलन के क्रम में गांधी जी किस स्थल से होते हुए मोतिहारी पहुंचे थे? यह है पटना मुजफ्फरपुर होते हुए मोतिहारी पहुंचे थे। चंपारण आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा स्थान था? यह है मोतिहारी। चंपारण आंदोलन के क्रम में गांधी जी बेतिया के किस धर्मशाला में ठहरे थे जिसे सरकार द्वारा विरासत स्थल घोषित किया गया? यह है हजारीमल धर्मशाला। चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी और कस्तूरबा गांधी द्वारा किस आश्रम की स्थापना की गई? भीतरहवा आश्रम। चंपारण आंदोलन के क्रम में किस प्रमंडल के तत्कालीन कमिश्नर ने गांधी जी की गिरफ्तारी का आदेश दिया? यह है तिरहुत के तत्कालीन कमिश्नर। चंपारण आंदोलन के शोषक अंग्रेज अधिकारी जीपी एडवर्ड की कोठी किस स्थान पर है? यह हरदिया कोठी पश्चिमी चंपारण में है। सीतामढ़ी स्थित कपरौल का संबंध किससे है? यह कपिल मुनि से संबंधित है। सीतामढ़ी स्थित प्रसिद्ध स्थल परसौनी का संबंध किससे है? परसौनी का संबंध परशुराम से है। नवादा से प्राप्त किस अभिलेख द्वारा गुप्त शासन तथा मौखरियों के घटनाक्रमों की जानकारी मिलती है? यह है अपक्षण अभिलेख। शहीद खुदीराम बोस स्मारक कहाँ स्थित है जहां पर खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई? यह मुजफ्फरपुर में स्थित है। नवप्रस्तर युग एवं ताम्र प्रस्तर युग के अवशेष बिहार में किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? चिरांद सारण से। बक्सर का ऐतिहासिक स्थल चौसा जहां शेर खां ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित किया किस नदी के किनारे स्थित है? कर्मनाशा नदी। 1764 में बक्सर में अंग्रेजों के विरुद्ध किस शासकों ने लड़ाई लड़ी? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम ने। 1857 के संग्राम के वीर बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म स्थल है जगदीशपुर आरा। तेलियागढ़ पहाड़ी मार्ग जो बिहार और बंगाल के बीच संपर्क का महत्वपूर्ण मार्ग था कहाँ स्थित है? यह राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित है। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश की जन्मस्थली सिताब दियारा बिहार के किस जिले में है? यह है सारण जिले में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली जीरादेई किस जिले में है? यह सिवान जिले में है। नागार्जुन संग्रहालय बिहार के किस जिले में है? नागार्जुन संग्रहालय जहानाबाद जिले में है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? माडर गांव शेखपुरा में। प्रसिद्ध अंग्रेज उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल का जन्म कहाँ हुआ था? यह मोतिहारी पश्चिमी चंपारण में हुआ था। भारत की पहली सूफी महिला संत कौन है? हजरत बीबी कमाल। बिहार के प्रमुख व्यक्ति। मंडन मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? महिषी सहरसा में। भावना विवेक तथा चिंतन विधि विवेक किसकी रचना है? तो ये रचनाएं हैं मंडन मिश्र की। मंडन मिश्र की पत्नी का नाम क्या था जिन्होंने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित किया था? यह है भारती। याज्ञवल्क्य किसके दरबार के मुख्य दार्शनिक तथा परामर्शदाता थे? ये राजा जनक के दरबार के दार्शनिक थे। न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? गौतम ऋषि द्वारा। आम्रपाली किस लिच्छवी शासक के काल में प्रसिद्ध राजनर्तकी थी? यह है राजा चेटक। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के उप कुलपति कौन थे? यह है आतिश दीपंकर श्रीज्ञान। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के दर्शन को तिब्बत में किन के द्वारा फैलाया गया? आतिश दीपंकर श्रीज्ञान द्वारा। कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र पर
आक्रमण किया और प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को बलपूर्वक अपने साथ ले गया। यह है कनिष्क। पाणिनि रचित ग्रंथ जो भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यह है अष्टाध्यायी। प्रसिद्ध विद्वान और गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? यह खगोल में, पटना में। आर्यभट्ट किस गुप्तकालीन शासक के समकालीन थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। किसने सबसे पहले सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है? यह है आर्यभट्ट। प्रसिद्ध विद्वान बाणभट्ट किसके समकालीन थे? ये हर्षवर्धन के समकालीन थे। चाणक्य या कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? इनका नाम था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र किस विषय का महान ग्रंथ माना जाता है? यह राजनीतिक शास्त्र का महान ग्रंथ माना जाता है। भारत के इतिहास में सम्राट की उपाधि प्राप्त करने वाला एकमात्र शासक कौन है? सम्राट अशोक। शांतरक्षित कौन थे? पालकालीन नालंदा महाविहार के आचार्य। प्रत्युत्पन्नमति प्रतिभा के धनी गोनू झा किसके समकालीन थे? ये मिथिला शासक हरि सिंह के समकालीन थे। शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी का संबंध किस सिलसिले से है? फिरदौसी सिलसिले से। बिहार में सूफी आंदोलन का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किसे माना जाता है? शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी को। शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी के पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? मकतूबाते सदी। बाबर के आक्रमण के समय बिहार का गवर्नर कौन था? मोहम्मद शाह नुहानी। 1666 में जन्मे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की स्थापना की? खालसा पंथ। पाहुल प्रणाली का आरंभ किस सिख गुरु द्वारा किया गया? यह किया गया गुरु गोविंद सिंह द्वारा। पाहुल प्रणाली में दीक्षित व्यक्ति को क्या कहा गया? खालसा। सिखों के नाम के अंत में सिंह शब्द का प्रयोग किसके द्वारा आरंभ किया गया? यह किया गया गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म कहाँ हुआ था? मुरार गांव, बक्सर। प्रथम भारतीय जिन्हें एक प्रांत का गवर्नर और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनने का श्रेय प्राप्त हुआ? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार एवं उड़ीसा सरकार के प्रथम भारतीय वित्त मंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। पृथक बिहार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे? यह पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। वर्ष 1906 में किसके द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम से एक पार्टी की स्थापना की गई? मौलाना मजरुल हक द्वारा। बिहार विद्यापीठ तथा सदाकत आश्रम की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? मौलाना मजरुल हक का। बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कुलाधिपति कौन थे? मौलाना मजरुल हक। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रसिद्ध नेता कौन थे? शीलभद्र याजी। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाले बिहार के किस महान व्यक्तित्व को वर्ष 1910 में सर की उपाधि दी गई? ये है अली इमाम, जिन्हें 1910 में सर की उपाधि दी गई। वर्ष 1912 में कोलकाता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? हसन इमाम की। वर्ष 1921 में बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? हसन इमाम को। वर्ष 1921 में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में बिहार के किस व्यक्ति का चयन हुआ? यह है हसन इमाम। 1937 चुनाव के बाद बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बनने का गौरव किससे प्राप्त हुआ? मोहम्मद यूनुस को। किसके द्वारा मंत्रिमंडल बनाने से इनकार किए जाने के बाद मोहम्मद यूनुस को बिहार का प्रधानमंत्री बनाया गया? यह है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। 1937 के निर्वाचन के बाद बने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने 1938 में शराबबंदी विधेयक पारित कराया, इनका नाम है जगलाल चौधरी। तिनकठिया व्यवस्था के खिलाफ चलाए गए चंपारण आंदोलन में किसान के अग्रणी नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया गया? 1916 का लखनऊ अधिवेशन। बिहार के किस नेता को 1926 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का महामंत्री चुना गया? जगत नारायण लाल।
बिहार के किस प्रसिद्ध नेता ने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए आईसीएस का पद को ठुकरा दिया था? यह है कृष्ण वल्लभ सहाय, जिन्होंने आईसीएस पद को ठुकरा दिया था। भारत के 2 कार्यकाल तक भारत के राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन हैं? ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति बनने से पूर्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस पद पर आसीन थे? ये पटना नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर आसीन थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा देश रत्न दीर्घा नाम से कहां पर एक गैलरी स्थापित की गई है? यह जीरादेई सिवान में स्थापित की गई है। बाबू जगजीवन राम बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस प्रधानमंत्री के काल तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहे? तो ये इंदिरा गांधी के काल तक कैबिनेट मंत्री रहे। बाबू जगजीवन राम अंतरिम सरकार में किस पद पर आसीन थे? ये श्रम मंत्री के पद पर आसीन थे। केंद्र सरकार में किन मंत्रियों के रूप में बाबू जगजीवन राम द्वारा सेवाएं दी गई? तो श्रम मंत्री, संचार मंत्री, रेल मंत्री, कृषि मंत्री और शिक्षा मंत्री के रूप में इनके द्वारा सेवाएं दी गई। 1977 में किसके कार्यकाल में बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए? मोरारजी देसाई के काल में। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? जयप्रकाश नारायण द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता और मीनू मसानी के साथ मिलकर। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कब संपन्न हुआ? पटना में 1934 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागकर नेपाल गए और भूमिगत रूप से आंदोलन संचालित किया? हजारीबाग जेल। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? ये हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था जिनके द्वारा पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना की गई? ये हैं प्रभावती देवी। 1940 में गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। वर्ष 1937 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बने कांग्रेस मंत्रिमंडल में विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? यह है अब्दुल बारी। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री जिनके द्वारा राष्ट्र संदेश नामक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी किया गया, यह है भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। सादगीपूर्व जीवन व्यतीत करने के कारण इन्हें बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है। तो कौन है? यह है भोला पासवान शास्त्री, जिन्हें बिहार की राजनीति में राजनीति का संत कहा जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री जिन्हें बिहार में भूमि सुधार का जनक माना जाता है, श्री कृष्ण वल्लभ सहाय। कृष्ण वल्लभ सहाय अन्य पिछड़ी जातियों हेतु सिफारिश देने वाले मंडल आयोग के अध्यक्ष पीपी मंडल किस अवधि में बिहार के मुख्यमंत्री रहे? ये वर्ष 1978 के अवधि में बिहार के मुख्यमंत्री रहे। मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर 1990 में किसके काल में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई? विश्वनाथ प्रताप सिंह के काल में। बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले कर्पूरी ठाकुर कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक गुरु कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री जिन्हें बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार के प्रथम भारतीय महाधिवक्ता जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी नीतियों के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यह है बलदेव सहाय। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक तथा प्रथम भारतीय जिन्हें 1992 में सेंट फ्रांसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह है डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक। वर्ष 2018 में दुनिया का सबसे सस्ता पेयजल प्रोजेक्ट सुलभ जल की स्थापना बिहार में कहां की गई? दरभंगा में। स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो बिहार के कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी रहे, ये हैं दीप नारायण सिंह। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संजय विट्ठल पुत्र। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के नाम पर किस मंदिर का नामकरण हुआ है? अहरौली मंदिर। अभिनय जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है?
महाकवि विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? वर्ष 1908 में। सुदामा गुफा का दूसरा नाम क्या है? न्यायग्रोध गुहा। अब बात कर लेते हैं बिहार विश्व में प्रथम किस रूप में है। तो प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य लिच्छवी गणराज्य वैशाली बिहार में स्थित है। प्रथम वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र बिहार में स्थित है। प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। हालांकि प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला है, लेकिन भारत के संदर्भ में देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। प्रथम खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट, प्रथम पशु विज्ञानी पालकाप्य, प्रथम रसायन शास्त्री वराहमिहिर। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। बसार से किसकी मुहर प्राप्त हुई है? यह है महादेवी ध्रुव स्वामिनी। राजगृह का नियोजन किस वास्तुकार ने किया था? यह है महागोविंद, जिनके द्वारा राजगृह का वास्तुकार थे और इनके द्वारा राजगृह का नियोजन किया गया था। दाएं से बाएं लिखी जाने वाली प्राचीन लिपि कौन सी है? खरोष्ठी लिपि। नवादा के निकट अप्सर गांव से किस गुप्तकालीन शासक का पाषाण अभिलेख प्राप्त हुआ है? यह है आदित्य सेन। नान्यदेव ने कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ बनाई थी? इन्होंने सिमरावगढ़ में बनाई थी कर्नाट वंश की राजधानी। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया? लगभग 637 ईस्वी में। कवि बाण कहाँ के निवासी थे? तो सोन नदी के तट पर स्थित प्रीतिकूट ग्राम के निवासी। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के नाम पर किस मंदिर का नामकरण किया गया है? अहिरोली मंदिर। चरवाक दर्शन का विकास किसके द्वारा किया गया था? लोकायत संप्रदाय द्वारा। छिन्नमस्तिका मंदिर उच्चौठ कहाँ अवस्थित है? यह मधुबनी में अवस्थित है। महाबोधि वृक्ष को नष्ट करने वाले कौन थे? तो शैव शासक शशांक महाबोधि वृक्ष को नष्ट करने वाले शासक थे। बांका जिले के बौंसी में स्थित मंदार पहाड़ी से किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है? यह है आदित्य सेन। श्रमिकों के जीवन कार्य की स्थितियों की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में श्रम जांच समिति का गठन किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 1938 में कहाँ संपन्न हुआ? यह पटना में संपन्न हुआ। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? यह है सोन परियोजना। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा ओपन विश्वविद्यालय पटना। बिहार का प्रसिद्ध स्वर्ण खनन क्षेत्र कौन सा है? यह है करमटिया क्षेत्र मुंगेर। और हाल के न्यूज के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा कहीं अगर सोने का भंडार है तो वह बिहार में है। तो यह भी आप ध्यान रखें। बिहार का चित्तौड़गढ़ किस क्षेत्र को कहा जाता है? औरंगाबाद को। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन है? यह है रामधारी सिंह दिनकर। बिहार में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारी व्यक्ति कौन है? यह है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार राज्य से बनने वाले प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर जगजीवन राम। बिहार में उग्रवाद की पहली घटना कहाँ घटित हुई थी? 1967 में रूपसपुर पूर्णिया में, जहां भूस्वामियों द्वारा 14 जनजातियों को जिंदा जला दिया गया था। न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के आधार पर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास के साथ सुरक्षा प्रदान करने हेतु आपकी सरकार आपके द्वार योजना कब आरंभ की गई थी? यह 2006 में आरंभ की गई थी। आप इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। और मुख्य परीक्षा के लिए नोट्स शीघ्र ही आ रहा है और प्रक्रिया चल रही है, तो निश्चित ही फरवरी या मार्च प्रथम सप्ताह तक मुख्य परीक्षा के लिए नोट्स भी आ जाएंगे। कोशिश रहेगी कि जो प्री एग्ज़ाम है उसके पहले ही हमारे 67 मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए नोट्स आ जाए, ताकि आपको पर्याप्त समय मिल जाए नोट्स को पढ़ने में। थैंक यू वेरी मच।